हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट एग्रीकल्चर को। करंट एग्रीकल्चर मतलब जो अक्टूबर मंथ में एग्रीकल्चर के फील्ड में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया या फिर जो भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम हुए थे, वो हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी आने वाले एग्जामिनेशंस लाइन में है, चाहे एफसीआई का एग्जामिनेशन हो, हालांकि मेंस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट उसके अलावा आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, या फिर आपकी बाकी जितने भी एग्जामिनेशन हैं एग्रीकल्चर जहां पे पूछा जा सकता है, वो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस वीडियो में पूरे टाइम बने रहे। हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफी सारी चीजें इस बार रिलीज हुई है। डेटा काफी रिलीज हुआ 17 अक्टूबर को, एक स्पेशल डे था, जीएम क्रॉप का टॉपिक था। हालांकि कई सारी टॉपिक्स पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हैं, बट अभी सबको समराइज करके डिस्कस करेंगे। तो आप एक कॉफी के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि 1 अक्टूबर इंटरनेशनल कॉफी डे था। कॉफी लवर्स गैदर। सो कॉफी आज के टाइम पे, कॉफी या चाय बहुत एक अच्छा टॉपिक रहता है। टॉपिक तो नहीं, मतलब पीने के साथ में टॉपिक स्टार्ट होता है। देन 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया गया। जो थीम थी वो थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड। क्योंकि यहाँ पे हम केवल पर्संस की ही बात नहीं करते, बल्कि पूरे के पूरा जो हमारा वेजिटेशन है हम उसको भी इसमें इंक्लूड करते हुए चलते हैं। देन वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को, थीम थी वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ये 7 अक्टूबर को था। इसके अलावा अक्टूबर 15 इंटरनेशनल डे फॉर रूरल विमेन, एंड उसके सेम डे पे आईसीएआर की तरफ से, या फिर हम कहें इंडिया में महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया में इंटरनेशनल रूरल विमेन डे के साथ साथ भारतीय महिला किसान दिवस भी मनाया जाता है। देन 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट किया गया। फूड डे बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड डे फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। इसके साथ ही साथ में अगर आपके साथ डिस्कस करूं, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में नोबेल पीस प्राइज के बराबर का एक प्राइज है। क्योंकि नोबेल प्राइज में जो नोबेल प्राइज मिलता है उसमें कोई भी कैटेगरी एग्रीकल्चर नहीं है, तो इसलिए एक अलग से अवार्ड बनाया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज। तो इस साल अगर बात करें 2022 में डॉक्टर सिंथिया रोजनवी को वो प्राइज मिला है। इससे पहले किसको मिला था 2021 में? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमने कई बार उसको डिस्कस किया है। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द रबी क्रॉप्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो जो अभी क्रॉप्स लगाई गई हैं अक्टूबर के बाद से, या फिर जो अभी हमारा रबी सीजन चल रहा है, इसमें जो भी क्रॉप्स लगाई गई हैं वो जब कटेंगी और हार्वेस्ट होके मार्केट में आएंगी, तो उसके लिए वहां पे जो मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। अभी आगे डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना ये लॉन्च की गई 17 अक्टूबर को। काफी इंपॉर्टेंट डे था, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल एक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन समारोह हुआ था उसमें ये सारी चीजें हुई थी। इसके साथ साथ इंडियन एज एक ई मैगजीन लॉन्च की गई पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर की तरफ से। देन इफ्को का नैनो यूरिया, इफ्को का नैनो यूरिया जब हम कहते हैं तो नैनो यूरिया जो है ये एक बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं एक टाइप से इन्वेंशन है, क्योंकि ये फार्मर्स को बहुत टाइप से हेल्प करने वाली है। आप पहले तो देख सकते हैं कि एक ये डब्बा, जो ये छोटा सा डब्बा है, ये आपकी पॉकेट में भी आ जाएगा, ये सफिशिएंट है। और ये किसको रिप्लेस करेगा? 45 केजी के यूरिया के बैग को। साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन पे, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीजों में इतना ज्यादा वेस्टेज होता है या फिर खर्चा आता है, वो काफी कम होगा। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12th इंस्टॉलमेंट जारी की गई, और 12th इंस्टॉलमेंट लगभग 8 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपीस दिए गए। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। महिला किसान दिवस, तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डे फॉर रूरल विमेन के लिए जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, उसको महिला किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। द नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, एनजीआरसीए, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इसको सेलिब्रेट किया। इससे पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, एग्रीकल्चर में डिस्कस किया है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? खेती बाड़ी में आप लोग देखते हैं कि सारे जो मेन काम होते हैं, मेजर काम, जैसे कि कहां पे कौन सी सोइंग करनी, कौन सा सीड को डालना है, या फिर
ट्रैक्टर कौन सा यूज करना है, या फिर जो स्टार्टिंग में जो सीड बेड प्रिपरेशन वाली बातें होती है, टिलेज ऑपरेशंस होते हैं, वो सब कौन करते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं। क्रॉप कौन सी डिसाइड होगी, ये भी मेल मेंबर डिसाइड करते हैं। कहां पे बेची जाएगी, ये भी मेल मेंबर डिसाइड करते हैं। तो फीमेल, जबकि अब आप देखेंगे इसके अलावा जो बाकी सारा काम है वो फीमेल करती हैं, बट उनका रोल वहां पे बहुत कम रहता है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में उनका रोल आ सके, इसके लिए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट लेकर आया गया था, और उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करते हुए महिला किसान दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी आप सभी को पता है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाना है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इसको रिकमेंड किया था। तो अभी आप देखेंगे इस बार की जो थीम भी थी वो ये थी, मिलेट्स एम्पावरिंग विमेन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था सितंबर में जो न्यूट्रिशन माह मनाया गया था, न्यूट्रिशनल मंथ। ओके, देन एमएसपी अनाउंस किया गया रबी मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24 के लिए। पहले भी मैंने आपको बताया है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 2023-24 का मतलब है कि 2022 अक्टूबर से मार्च या फिर अप्रैल 2023, ये जो सीजन है या ये जो टाइम पीरियड है, इसके बीच वाले टाइम में जो क्रॉप लगेंगी बेसिकली वो हार्वेस्ट अप्रैल में होंगी और उसके बाद ही वो सेल होंगी। तो इसलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाता है, और उसके लिए मार्केटिंग सीजन कौन सा कहा जाता है, 23 एंड 24, क्योंकि तब तक फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली शुगर सीजन भी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि अभी आपने देखा था एफआरपी फिक्स किया गया। तो एफआरपी जो फिक्स किया जाता है वो शुगर सीजन के लिए फिक्स किया जाता है, और शुगर सीजन शुरू होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो अगर यहाँ पे हम देखें इंपॉर्टेंट जो है, वीट क्रॉप लास्ट ईयर 2015 रुपए था, इस बार इसको इंक्रीज करके 2125 कर दिया गया। एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना का किया गया, 110 रुपीज का। लास्ट ईयर अगर गेहूं की बातें आपको याद हो तो हमारा प्रोडक्शन कम हुआ था हीट वेव की वजह से। देखिए कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। अभी फिर से गेहूं की क्रॉप लगना शुरू हो गई है, खेतों में दिखना भी शुरू हो गई है। तो अभी देखेंगे इस बार प्रोडक्शन हमारा कैसा होता है। बार्ले की बात करेंगे, 1635 लास्ट ईयर था, 1735, 100 रुपीज का इसमें इंक्रीज किया गया। ग्राम में 5230 था, 5335 था, कर दिया गया है। लेंटिल में 6000 रुपीज फिक्स किया गया। रेपसीड एंड मस्टर्ड 5450, मस्टर्ड अभी काफी न्यूज में, भी आगे हम पढ़ेंगे भी। सेफ फ्लावर 5650। इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज है, यहाँ पे 6 क्रॉप रबी क्रॉप के लिए है अंडर एमएसपी, ये भी याद रखिएगा। जैसे नाबार्ड में इस बार पूछा तो ये इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हम आपको पीडीएफ दे देंगे, उसमें आप थोड़ा सा पढ़िएगा। स्टार जो यहाँ पे बनाया है इसका मतलब ये है बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कैसे किया गया है। रफली मैं आपको बताता हूँ, A2 + FL मेथड से कैलकुलेट किया गया है। उसके ओवर एंड अबव जितना भी इंक्रीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन स्टबल बर्निंग की बात आती है। दिल्ली इस टाइम पे काफी चोक है, आप देख रहे हैं। पोल्यूशन का लेवल सीवियर था, अभी थोड़ा सा वेरी पुअर में आया है, बट ओवरऑल कंडीशन हमारी खराब ही है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखो, किसानों को जिम्मेदार ठहराना तो बहुत आसान है कि स्टबल बर्निंग से हो रहा है। स्टबल बर्निंग क्यों हो रही है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको सबको सोचना है, केवल वो किसान के लिए नहीं है। किसान वैसे ही इतना लॉस में है, या फिर हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी नहीं निकलती है, और ऊपर से स्टबल वाला जो एक और चैलेंज उसके सर पे थोप दिया जाता है। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने बनाया पूसा बायो डिकम्पोजर फॉर द इफेक्टिव स्टबल मैनेजमेंट। अब ये क्या है, ये कंसोर्शियम है बेसिकली जो IARI ने बनाया है, माइक्रोबियल कंसोर्शियम है, वो भी किसका, फंगल स्पीसीज का, फॉर अ रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ पैडी के स्टॉक को डिकम्पोज करने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं ये बेसिकली फंगस है, फंगस इसमें डाली गई है और उनको स्प्रेड किया जाता है सो दैट कि फंगस उसमें जल्दी से ग्रो करके उसको डिकम्पोज कर दें, आग लगाने की जरूरत ना पड़े। और अगर आग नहीं लगेगी तो बेसिकली धुआं भी नहीं होगा। और जो हम कहते हैं फिर कि इतना पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन है, स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है, वो वाला इश्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ किसान के लिए स्टबल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना। स्टबल मैनेजमेंट में ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसको जलाना ही है, उसको मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए फार्मर के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने उसको पैसे नहीं मिले उससे ज्यादा उसके स्टबल को मैनेजमेंट में चले गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। और सबसे बड़ी जो हेल्थ हैजार्ड है वो बहुत ज्यादा है अगर सीवियर या फिर वेरी पुअर कंडीशन में है। आज के टाइम पे दिल्ली में न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होंगे कि डॉक्टर्स ने बताया है कि जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली उनके लिए बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, किसी भी कंडीशन में सेफ नहीं है। तो वो कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। थर्ड एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का,
तो हॉर्टिकल्चर आप सभी को पता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब इसमें रहती हैं चीजें। तो एरिया अगर हम देखेंगे 28.08 मिलियन हेक्टेयर है एरिया, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, आप लास्ट ईयर से अभी तक देख सकते हैं। जो प्रोडक्शन है ये भी काफी इंक्रीज हुआ है, 342.33 मिलियन टन, और जो इससे पहले सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया था 341 था। लास्ट ईयर का जो फाइनल एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग 334 मिलियन टन हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन था। तो अगेन ये भी एक डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देन न्यूज़पेपर में की रिपोर्ट आई, पीआईबी में भी मेंशन किया गया था, कैबिनेट ने अप्रूव की 51,875 करोड़ रुपए की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एंड सल्फर फॉर द फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर फॉर द रबी सीजन। अब इसको, इस बात को थोड़ा सा समझिए भी, फर्टिलाइजर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट आपको पता है सेम टाइम पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस में कितना सारा कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट के लिए कि बहुत बड़ा एक्सपेंस है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें हैवी सब्सिडी देनी पड़ती है, जिसको भी हम मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपको पता ही है डब्ल्यूटीओ के साथ हमारा झगड़ा इसी बात पे चलता रहता है कि सब्सिडी इतनी ज्यादा क्यों है। The total fertilizer subsidy for the Rabi season, including 80,000 crore for urea, would be 1,38,875 crore rupees for both Rabi and Kharif subsidy. Total कितना हो जाएगा 2.25 lakh crore. So this is the highest subsidy so far. Last year 1.65 lakh crore दी गई थी। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारा ऑल्टरनेट है नैनो यूरिया, उसकी तरफ काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट का भी है कि कैसे इसका वेस्टेज को कम किया जा सके। तो इसके लिए जो स्कीम भी लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वो इसीलिए की गई है ताकि इसका वेस्टेज मिनिमम हो सके, या फिर कम से कम वेस्टेज हो सके, या फिर हम उसको रिड्यूस कर सके। अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ने अभी, अगर प्रेजेंट कंडीशन देखें हम, जो डीएपी का एक बैग होता है वो उसकी कॉस्ट है 1350, और अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी नहीं देगी तो कितना होगा 2650 रुपीज, मतलब 50% गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। सिमिलरली अगर यूरिया की बैग की सब्सिडी देखें तो 2400 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, मतलब यूरिया का एक बैग की कॉस्ट कितनी है 2700 रुपए, और जबकि फार्मर को कितने मिलती है लगभग 266 रुपए में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है कि इतनी जो कॉस्ट है एक्चुअल प्राइस है, और ये सब्सिडाइज्ड प्राइस है ना। सब्सिडी का एक इशू अपना अलग है, उसको हम कभी बाद में डब्ल्यूटीओ वाले जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसको डिस्कस करेंगे। एम्बर बॉक्स सब्सिडी का काफी ज्यादा आपने देखा है, सुना भी होगा। सो ये प्रेजेंट कंडीशन है, इतनी सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 हुआ 17 अक्टूबर को, इस पे हमने डिटेल एक डिस्कस किया था, वीडियो भी बनाई थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र लॉन्च किए गए, मतलब जितने भी जो रिटेल आउटलेट होते थे, बेसिकली जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बना दिया गया है, जिसमें कि सारी सुविधाएं किसान से रिलेटेड एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये इफको या फिर एनएफएल के हुआ करते थे, अभी इनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अभी होता है ना मिस यूज होता है, तो जो मिस यूज है या जो वेस्टेज है, फार्मर क्या करते हैं, अगर इफको का नहीं मिला उसको फर्टिलाइजर, एनएफएल का मिला है, तो फार्मर को लगेगा यार इफको अच्छी कंपनी है, एनएफएल उतनी अच्छी नहीं है, और एनएफएल का वो डबल डोज डाल देगा, जो कि पूरा का पूरा वेस्ट है, क्योंकि चाहे कोई सा भी फर्टिलाइजर लेगा नाइट्रोजन उसको 46% ही मिलेगा, इसमें क्वालिटी का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको किया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसमें कि हर एक बैग में चाहे किसी भी कंपनी को बनाएंगे, वो उसके जो 2/3 पार्ट है उसमें प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना लिखेंगे, और जो यूरिया का ब्रांड नेम होगा वो भारत यूरिया ही होगा। ब्रांडिंग केवल जो अपनी नाम की करनी है वो 1/3 पार्ट में करनी है, चाहे कोई सा भी जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट है वो जो जितना भी करेगी वो 1/3 पार्ट में करेगी। और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो यूरिया का बैग होता है ये 45 kg का होता है, जो डीएपी का बैग होता है वो 50 kg का होता है। ओके, सो ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी है। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2019 में लॉन्च हुई थी, पहली इंस्टॉलमेंट 2018 से दी गई थी दिसंबर, उसमें 8 करोड़ फार्मर्स को अभी 12th इंस्टॉलमेंट दी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन अभी अगर हम जीएम मस्टर्ड की बात करें, आपने देखा होगा क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें अप्रूवल दी गई। अभी ये अप्रूवल दी गई है फर्स्ट स्टेज के लिए, जिसमें होता है कि सीड प्रोडक्शन के लिए, मतलब जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो दी गई है, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 सीजन के लिए अभी यहाँ पे दी गई है। तो 3 सीजन मतलब केवल ये सीड अभी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी कमर्शियल कल्टीवेशन, हालांकि इसके बाद कमर्शियल कल्टीवेशन भी होगा ही, बट अभी ये जो
हम कह सकते हैं कि जो अभी परमिशन दी गई है वो केवल सीड प्रोडक्शन के लिए दी गई है। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये पहली जीएम क्रॉप होगी जो कि फूड क्रॉप है। पहली जीएम फूड क्रॉप मतलब जिसको हम कंज्यूम करेंगे। अभी कौन सी थी, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो केवल कैश क्रॉप है। और यहाँ पे दूसरी चीज सबसे बड़ा कंसर्न ये था, क्योंकि मस्टर्ड की क्रॉप आप सभी को पता है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, या फिर जो पॉलिनेटर्स हैं वो उसमें काफी ज्यादा रहते हैं। जो हम हनी भी देखते हैं, एपियरी बहुत ज्यादा लगती है। जो हनी भी या फिर हनी का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो जनरली जो सरसों के खेत होते हैं वहीं पे लगाई जाती है। तो इसलिए ये काफी है कि क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या हनी बीज पे उसका इंपैक्ट रहेगा, पॉलिनेशन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, हनी बी के बाद हनी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, हनी को जब हम कंज्यूम करेंगे हम पे क्या इंपैक्ट होगा, हम बाकी मतलब ये सारी जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड किसने डेवलप किया, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, डॉक्टर दीपक पेंटल जो कि फॉर्मर वीसी रह चुके हैं। इसमें जो पेरेंट्स हैं वरुणा एंड अर्ली हीरा 2 हैं। इसको मैंने जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें बताया था। अगर आपको ये पूरा समझना है कि कैसे हाइब्रिड बनता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो सिस्टम यूज किया गया है वो बार्नेज एंड बार स्टार है, मेल स्टेरिलिटी का कंसेप्ट होता है। और ये जो जीन ली गई है किससे ली गई है, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशन से। जो मॉडिफाइड किया गया ट्रेट वो क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड मतलब जो वीड्स हैं, वीडीसाइड्स का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे वीड्स मर जाएंगे। केवल मस्टर्ड का प्लांट जो इस वैरायटी का होगा वो रहेगा ग्लूफोसिनेट अमोनियम के लिए। ओके, अब इसकी दो साइड्स हैं, बेनिफिट्स हैं कि 28% ज्यादा यील्ड है, हर्बिसाइड टॉलरेंट है, इंपोर्ट्स में रिडक्शन होगा। हमारा अभी भी आप देखेंगे कंजम्पशन ऑयल का बहुत ज्यादा होता है, फूड ऑयल का, और हम टोटली या फिर टोटली नहीं पर मैक्सिमम पार्ट हमारा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट अभी भी है। तो हमको हाइब्रिड्स की जरूरत इसमें काफी है। कंसर्न क्या है, फॉरेन जीन्स है, हमने एक बैक्टीरिया की जीन्स डाली है प्लांट में, हमें नहीं पता कि वो किस टाइप से आगे उसमें क्या चेंजेस आएंगे या फिर उसका क्या रहेगा कि वो किस टाइप से शो करते हैं अपना, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है सेग्रीगेशन होता है, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन किस टाइप के होंगे ये हमें बहुत ज्यादा नहीं पता या फिर चिंता का विषय है। देन फार्मर फील्ड में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, जो 28% कहा गया है, जैसे हमने बीटी कॉटन में देखा कि यील्ड एडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट रॉयल्टी पे करनी पड़ी। रॉयल्टी इसलिए पे करनी पड़ी क्योंकि जो ये सिस्टम्स हैं, जीन्स यूज किए गए हैं, ये पेटेंटेड जीन है और कुछ ही कंपनी के पास इनके पेटेंट्स हैं। तो अगर सीड प्रोडक्शन करना है तो उनको रॉयल्टी पे करनी होती है। रिस्क टू बायोडाइवर्सिटी कितना है, देन इमरजेंस ऑफ सुपरवीड, जैसा कि अमेरिका में भी हुआ कि हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप बनाने के बाद से, क्योंकि अगर अभी वीड्स मर गई तो वीड्स भी अपने आप में चेंज लेकर आएंगी और फिर वो सुपर वीड्स हो जाती है जिसपे केमिकल का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। मतलब जैसे आपने क्रॉप बनाई वैसे ही वीड्स नेचर में डेवलप हो जाएंगी। सो ये सारी चीजें, मोनोपोली ऑफ सम ब्रांड्स, ये इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट था। अक्टूबर का जो डेटा हमने डिस्कस किया, चाहे एमएसपी का प्रोडक्शन डेटा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे हमेशा पूछा जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीएम मस्टर्ड है। ये सारी चीजें आपकी किसी भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। हमारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए हम स्पेशल बैच लेकर आए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें क्वांट्स रीजनिंग के साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, जीए है जिसमें कि एआरडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, और वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसमें कंसेप्चुअल नहीं पढ़ना है, बट ये जो आज की वीडियो थी ये काफी उसमें हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस, तो ये हमारी फैकल्टी है। इसके अलावा अभी हमारा ऑफर 50% का चला है। सिमिलरली आईबीपीएस एएफओ, उसकी तैयारी तो बच्चे काफी जोर शोर से कर रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए जितने ज्यादा हो सके। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।